हाय एवरीवन, स्वागत है आपका शिक्षण कौशल की नई क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं। उस टॉपिक का नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। जैसा कि हम सुपर टेट की सीरीज में अपने सीडीपी के सब्जेक्ट्स में हम बात कर रहे थे, तो शिक्षण कौशल की हम छठी क्लास में पहुंच चुके हैं। इसके बाद जस्ट आपकी 2 क्लासेस और बाकी रहेंगी और उन क्लासेस के बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जीवन कौशल का सिलेबस हमने खत्म कर लिया। एक क्लास आपकी सीडीपी के सिलेबस की बची हुई है, उसको मैं होल्ड पे इसलिए रखा हूँ ताकि वो क्लास आपकी 2 पार्ट में होगी और क्लास आपकी बड़ी होगी। उसमें क्योंकि काफ़ी चीज़ें आएंगी, उसमें आपका थॉर्नडाइक से लेके स्कैनर से लेके पावलोव से लेके कोहलर सब चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो उस क्लास को मैं एक अलग तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे भी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। बाकी तब तक हम चलते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो इस टॉपिक का जो मतलब है, इसके बाद आपके इन टॉपिक्स में 2 टॉपिक हैं आपके, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, एवं एक टॉपिक आपका और है इसमें, वो है स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात वो टॉपिक आपका एक और आ जाता है इसमें। तो दोनों टॉपिक का कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है कि आधुनिक कालीन शिक्षा की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसमें हम स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा की बात करेंगे, भारत के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ये बात आपने अपने दिमाग में रखें, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा की बात करेंगे। तो ये जो दोनों चीजें हैं आपकी, यहाँ पे मैं इसको आपको बता दूंगा कि आधुनिक कालीन शिक्षा में ये दोनों चीजें हैं। मतलब आधुनिक कालीन में तो हम भी है ना इस टाइम, तो ये दोनों चीजें हैं। लेकिन इसका एक ये पूरा टॉपिक चैप्टर ही आपका अलग है, जिसका नाम आपका एक क्लास में अलग आएगा। उसको हम बोलेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसमें आधुनिक कालीन शिक्षा के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो ये आज आपका वीडियो हो जाएगा। फिर जब आपका वो वाली क्लास आएगी जिसका मैं बोल रहा हूँ प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो उसमें हम ये दोनों चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटी चीजें बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो बाकी चीजें आती हैं पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहली तो यहाँ पे मैंने चीज जो लिख रखी है वो ये है कि वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा में जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से के हिसाब से चीजें देखना चाहें, तो यहाँ पे आपका आ जाता है शिक्षा शब्द। शिक्षा शब्द आ जाता है। शिक्षा आपका एक संस्कृत वर्ड का परिवर्तित रूप है, जिस वर्ड का बना है। तो शिक्षा बन गया ये बाद में, फिर है, ठीक है। तो शिक्षा का अर्थ क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अब अगर आप अध्यापक बनना चाह रहे हैं, बनना चाहते हैं, आप सुपर डेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी अध्यापक हो, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी है, अगर आप कोई भी डिफेंस एग्जाम या कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए तो उसको भी तो पता होना चाहिए अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा का बेसिकली अर्थ क्या हो जाता है, बालक में निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उनका प्रकटीकरण करना। मतलब यहाँ शक्तियों से क्या है, शक्तियों से सुपर पावर्स का मतलब नहीं है ना। आप हीरोज की जो सुपरमैन बैटमैन मूवीज आती है उनकी सुपर पावर्स की बात कर रहे हो, हाँ उनकी भी वो एबिलिटीज ही है। तो बालक में निहित शक्तियों का यहाँ पे मतलब ये हो जाता है कि बच्चे के अंदर का जो व्यक्तित्व है, असली व्यक्तित्व, उसकी जो एबिलिटीज हैं और उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी बुद्धिमत्ता है, उसको वो कैसे बाहर ला सकता है। तो उसको वो किस तरीके से बाहर लाएगा, वो बाहर लाएगा शिक्षा के जरिए। जब वो चीजों को सीख लेगा, अच्छे से सीखेगा और उसको अध्ययन करेगा लगातार, तो वो उससे बाहर निकल कर आएंगी और उनका प्रकटीकरण समाज के सामने वो कर पाएगा, जिससे उसका जीवन का आधार जो है, जीविकोपार्जन है, वो बहुत अच्छे से हो पाएगा, बहुत अच्छे से होगा। इस लाइन का आपको अब बिल्कुल ही मतलब समझ में आ गया होगा। सेकंड, मैंने एक यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखी है। डेफिनेशन क्या है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। इसका मतलब क्या है, प्लेटो आपके एक बहुत महान दार्शनिक हुए, जिन्होंने कोई भी फील्ड बाकी नहीं रखी, कोई भी फील्ड में ऐसा उन्होंने थ्योरीज नहीं दी, सिद्धांत नहीं दिए जहाँ पे उन्होंने कुछ बोला ना हो उस फील्ड के विषय में। साइकोलॉजी हो आपकी, समाजशास्त्र हो, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब इस व्यक्ति ने हर चीज में, हर जगह में सब कुछ जो हो सकता था सिद्धांत के आधार पर, सब कुछ इस व्यक्ति को इतनी नॉलेज थी, प्लेटो जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। मतलब अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अज्ञानी हैं, आपको ज्ञान नहीं है पूरा, अभी नॉलेज नहीं है कि आप उन चीजों को कैसे फेस कर पाए। होता क्या है कि हमने टेट का एग्जाम दिया और हम फेल कर गए, ठीक है।
तो इस वजह से हमें ये फील होगा कि ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हमें फील हो रहा है कि अब हम अगले एग्जाम्स में नहीं बैठ पाएंगे, अगला एग्जाम्स हम क्लियर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सुपर टेट एग्जाम या कहीं भी हो, सी टेट एग्जाम अभी रिजल्ट आने वाला है, हम क्लियर कुछ लोग कुछ बच्चे ना कर पाए, नहीं हो पाता है फर्स्ट टाइम, कुछ कमियां रह गई। तो वहाँ कमियों का मतलब क्या है? कमियों का मतलब वहाँ अज्ञान ही है कि हमारा ज्ञान उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया कि वो उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। वहां ना आपकी कमी है, ना किसी की कमी है, ना वहाँ आपके चीजों आप खुद ही स्वयं की कमी को दे दें कि मैंने एग्जाम अगर पास नहीं कर पाया है तो मैं अब किसी काबिल ही नहीं हूं और मैं एग्जाम कभी पास भी नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज का अगर आप कैलकुलेटिव वे में देख के चलेंगे तो अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। यहाँ पे मेन वैल्यू जो मेन रीजन बोला जा रहा है, अज्ञान को बोला जा रहा है। अज्ञान को हम दूर कैसे करेंगे? अज्ञान को हम दूर, अब जो हमारे पास अज्ञानी हम हैं तो उसको दूर कैसे करेंगे? हम ज्ञानी कैसे बनेंगे, एजुकेटेड कैसे बनेंगे? वो बनेंगे हम शिक्षा के जरिए बनेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे ज्ञान आ जाएगा तो हम अपनी जो विपत्तियां आ रही हैं उनको भी फेस कर पाएंगे, उनसे भी लड़ पाएंगे और हम अपना जो एग्जाम है टेट का, सी टेट का, कोई भी एग्जाम हो उसको क्लियर भी कर पाएंगे। फिर प्लेटो ने आगे ये भी बोला कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। मतलब कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर ही रहे हैं, हम ज्ञान अपना बढ़ा ही नहीं रहे, हम अज्ञानी ही रह रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है आसपास की चीजों के बारे में सब कुछ, तो फिर हमने जन्म क्यों लिया? Why we born? Why we born here if we don't know what to do with us? तो इन चीजों का आपका मतलब यही है कि अगर अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। अब जब अज्ञानी ही हम हैं तो हमने जन्म लिया क्यों? हर इंसान को अपना बर्थ का बर्थ पता होना चाहिए कि मैंने जन्म क्यों लिया है। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही, कुछ चीज आप सीखना चाहते हो, वो ये नहीं है कि आप यहाँ पे सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इन लाइफ, जिस चीज में आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको आप समझें, देखें। ठीक है, तो अगर आप वहां पे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो चीज आपका बेनिफिशियल हो सकती है लाइफ में और चीजों को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। तो प्लेटो ने इस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। अब आपको शिक्षा की जो मेन बेसिक समझ है, डिफिनेशन जिसको बोला जाता है, वो आपकी क्रिएट हो गई होगी, वो आपको समझ में आ रहा हो। तो इस डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस ये भी हो जा सकता है कि ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसको आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट करें, जैसा मैंने लिख रखा है सेम इसी फ्रेम में नोट करें, क्योंकि इससे कम या ज्यादा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट्स हमारे शॉर्ट्स होने चाहिए कि हम जब एग्जाम के टाइम उनको रिवाइज करें तो एक दिन में हम कम से कम उस नोट्स को 3 से 4 बार रिवाइज कर लें। नोट्स इतना मोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए कि हम उसको रिवाइज करने में 1 हफ्ता लगा दे रहे हैं। नोट्स में इतनी ही चीजें होनी चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि औपचारिक फिर क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी नोट्स में सिर्फ इतनी चीजें होनी चाहिए क्योंकि वो हमारे दिमाग में सिर्फ क्लिक करें कि शिक्षा के प्रकार में कितनी चीजें हैं, उसके अंदर क्या है क्या, वो हमें सब पहले से पता होना चाहिए, उसको हमें पढ़ना होगा पहले से। और वो कहाँ से पढ़े? वो आप क्लासेस से सब चीजों से पढ़ सकते हैं। मैं चीजों को आप डिफाइन करो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा ना, शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं, तो आप 3 बता देंगे। कौन कौन होते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ। तो क्वेश्चन तो यही बनेगा। थ्योरेटिकल पेपर तो आप देने नहीं जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद हमारी सेकेंड थिंग आ जाती है जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य एवं कार्य। शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य एवं कार्य। अब एम्स क्या है और व्हाट्स क्या है? एम्स में जब हम बात करेंगे तो भावी जीवन की तैयारी, नैतिक एवं मानवीय गुणों का विकास, अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करना। अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी हो जाती है। 3 ही मैंने लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखने के लिए आप 10 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी चीजें हो सकती है। वातावरण से संबंधित चीजों का ज्ञान होना, वंशानुक्रम से संबंधित चीजों का ज्ञान होना, उद्देश्य में हम बोल सकते हैं। जीवन को बेहतर करने की तैयारी लिख रखा है मैंने वहां पे। जीविकोपार्जन के मतलब उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये भी हो सकता है। ठीक है, और विशेष परिस्थितियों में चीजों को समझ पाने की क्षमता का भी डेवलप करना, या फिर कठिन परिस्थितियों में चीजों को सामने करने की क्षमता का डेवलप करना, विकास करना, ये भी आपका उद्देश्य में आता है। लेकिन जो मेन थे मैंने 3 लिखे, आपके 3 ही हैं। भावी जीवन की तैयारी करना, नैतिक एवं मानवीय गुणों का विकास और अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान। तो तीनों का मतलब यही हो जाता है कि किसी स्टूडेंट की लाइफ में अगर शिक्षा है तो उसका जो उद्देश्य हो जाता है वो ये हो जाता है कि जीवन में वो और बेहतर कर पाए, आगे चल के जब वो उसके सामने
कठिन कठिन परिस्थितियां आए, जैसा कि यहाँ पे बोला गया, विपत्तियां समस्त विपत्तियां, कोई भी कठिन परिस्थिति है तो उसका वो सामना करता है। नैतिक एवं मानवीय गुणों का विकास करना, सबकी रिस्पेक्ट करे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी लड़े, सबकी खुद रिस्पेक्ट करे, उससे बड़े हैं, टीचर्स हैं, कोई भी हो। और मानवीय गुणों से मतलब हो जाता है किसी को हानि ना पहुंचाए, सबको, चाहे वो पशु हो या फिर कोई भी हो, तो ये मतलब हो जाता है। फिर अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करना, अपने अधिकारों का ज्ञान मतलब वोटिंग का राइट है, अपना संवैधानिक मूल्य का जब चैप्टर पढ़ चुके जीवन कौशल में, वहां पे हमने बात की थी अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में, तो वो चीज आपकी यहाँ इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है प्राथमिक स्तर की शिक्षा। प्राथमिक स्तर की शिक्षा, इसमें हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा, जब हमने इस चीज को सीख लिया, जान लिया कि शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है और कार्य क्या है। कार्य उद्देश्य में मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन वर्क्स में मैंने अभी नहीं बताया आपको। वर्क्स में ये जानना होगा, कार्य में हमें ये जानना होगा कि चरित्र निर्माण, शारीरिक एवं मानसिक विकास। जो कार्य, शिक्षा के कार्य वर्क्स में हमें फायदे मिलते हैं वो ये हैं कि चरित्र का निर्माण होता है, शारीरिक विकास भी अच्छा होता है और मानसिक विकास भी अच्छा, मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। नागरिक समायोजन, अभिव्यक्ति, बोलने की क्षमता आती है, समायोजन एसिमिलेशन की क्षमता आती है, और नागरिक जो होने का एक महत्व हमें समझ में आता है कि हम एक देश के नागरिक हैं और नागरिक की क्या क्या खूबियां या अहमियत होनी चाहिए, कर्तव्य होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, वो हमें सीखने को मिलता है जब हम शिक्षा के बारे में कार्यों में पढ़ते हैं। व्यक्तित्व का विकास, हाँ व्यक्तित्व का भी विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। जब हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोगों से हम मिलते हैं, तो हमारे अंदर भी उनकी पर्सनैलिटी से कुछ ना कुछ चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, समायोजित हो जाती हैं, एसिमिलेट हो जाती हैं हमारे अंदर भी, क्योंकि यहाँ पे पर्सनैलिटी और समायोजन मतलब पर्सनैलिटी एसिमिलेशन एवं अकोमोडेशन जिसको बोला जाता है। जब हम ZPD पढ़ेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बारे में पढ़ना होता है, जो कि आपका रिलेटेड होता है बालक के शारीरिक विकास से। जहां पे हम शारीरिक विकास की जब बात करते हैं, वहां पे गुणात्मक एवं मात्रात्मक चीजों की बात करते हैं, तब वहां पे हमें ZPD के बारे में भी पढ़ना होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। वो बात की बातें हैं, जब हम CDP के बैच में पढ़ेंगे तब उन चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी तो जो चल रहा है उसकी बात करते हैं। चरित्र निर्माण, शारीरिक मानसिक विकास हो गया, आपका नागरिक समायोजन, व्यक्ति हो गया, व्यक्तित्व का विकास। तो ये चीजें जो हमारी हैं ये कार्य के अंदर आ जाती हैं। उद्देश्य मैंने आपको तीनों बता दिए, ये हो गया आपको। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनाएगा, क्वेश्चन आपसे ये बनाएगा, शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं या शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो आपसे पूछ लेगा, एक ऑप्शन ये दे देगा व्यक्तित्व का निर्माण, समायोजन करना और शारीरिक विकास, एक कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा या फिर बदलेगा। दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। पॉजिटिव क्वेश्चन बनता है, नेगेटिव क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। या तो स्टेटमेंट वाइज दे देगा, स्टेटमेंट में क्या दे देगा, ये आपसे परिभाषा पूछ लेगा, या फिर यही स्टेटमेंट दे देगा, सही है नहीं है ये भी पूछ लेगा, या फिर 3 स्टेटमेंट इसी से बना देगा, उसमें से पूछ लेगा प्रथम और द्वितीय सही है, तीसरा गलत, ऐसे करके भी पूछ सकता है। CTET में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर हमारा सेकंड जो थिंग आती है, इसके बाद जब हम जाएंगे वो आता है शिक्षा के प्रकार। इस पे हम अभी थोड़ा रुक के बात करेंगे, क्योंकि पहले हमें ये जानना जरूरी है, फिर हम ये जानेंगे, ठीक है। तो शिक्षा के प्रकार में आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ एजुकेशन की। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तो उसमें 3 प्रकार आपके हो जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षा के प्रकार जब पूछा जाएगा तो आप 3 बताएंगे। पहला कौन हो जाता है, पहला आपका हो जाता है औपचारिक शिक्षा, सेकंड आपका हो जाता है अनौपचारिक, ठीक है। फिर आपका तीसरा हो जाता है दूरस्थ या मुक्त। तो औपचारिक मतलब क्या हो जाता है, अनौपचारिक क्या हो जाता है। तो मेन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो हम स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ये एक निश्चित चीज है। क्लास 1 में हम एडमिशन लेंगे और ग्रेजुएशन के बाद जॉब ले लेंगे, या ग्रेजुएशन के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद जॉब ले लेंगे। तो एक टाइम पीरियड है कि हमें लगातार 12-15 साल लगभग पढ़ाई करनी है, जिसके बाद हमें नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, जैसे कि आप विश्व पटेल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक निश्चित पीरियड की बात हो रही है। निश्चित टाइम के अंदर जो चीजें हम शिक्षा लेते हैं उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं,
लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई भी मतलब कुछ भी सीखने की ओर बढ़ते हैं वो अनौपचारिक है, वो निश्चित नहीं है, हम कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, जैसा कि ये डेफिनेशन आपने हजारों बार कहीं कई बार भी पढ़ी होगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो जीवन पर्यंत सीखता रहता है, चीजों को आगे बढ़ता रहता है, सीखता रहता है, अपने अनुभवों से, किए गए कार्यों से, मतलब पास्ट में किए गए अनुभवों और कार्यों से लगातार आगे बढ़ता है और सीखता रहता है। तो ये आपकी चीज आ जाती है अनौपचारिक में। जहां पे अनिश्चित शिक्षा की बात होगी, यहां हम लिखेंगे अनिश्चित। अनिश्चित शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसको बोल देते हैं अनौपचारिक। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसके अंदर आप आ रहे हैं, इसके अंदर आप आते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्कूली शिक्षा। हम बोल देंगे कि स्कूल में पढ़ने के लिए हमें जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बोल देंगे जैसे आपका हो गया साक्षर भारत मिशन, एक कार्यक्रम चलाया गया था, उसके अंदर सभी को साक्षर बनाना था, तो यहाँ पे कोई निश्चित थोड़े ना था, वहां पे किसी भी उम्र के व्यक्ति को साक्षर बनाया जा रहा था। जैसे आपने देखा होगा अपने गांव में या शहरों में कहीं पे भी, जो गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बुजुर्ग थे, 55 साल के, 60 साल के, 45 साल के, तो उनको इतनी शिक्षा जरूर दी जा रही थी कि वो कम से कम अपने हस्ताक्षर कर पाए, अपने सिग्नेचर कर पाए, और ज्यादा से थोड़ी बहुत चीजों को कहीं वो जाए घूमने तो पढ़ पाए, नंबर्स क्या लिखे हैं, बोर्ड्स पे क्या लिखा है, इन सब चीजों को समझ पाए, ताकि उनको आसानी हो घूमने कहीं अगर चले जाएं तो वो पढ़ के समझ पाए चीजों को, उनको कोई वो ना कर पाए, क्या बोलते हैं, रास्ते में कोई मिल जाए उनसे गलत चीजें ना करवा दे। तो इस वजह से सरकार ने ये साक्षर मिशन की पहल को शुरू किया, ताकि, और ये उद्देश्य भी था सरकार का, सरकार खुद चाह रही थी कि भारत में उस वक्त आजादी के बाद इतने लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन 1972-75 में जब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए तो उन्होंने साक्षर भारत मिशन के लिए काफी काम किया, और खुद उन्होंने ये पहल स्टार्ट करवाई कि हमारे इंडिया में इतना लोगों को तो ज्ञान हो ही हो, इतनी नॉलेज तो हो ही जाए कि कम से कम वो अपने बैंक्स के काम और छोटे मोटे जो काम है पढ़ने लिखने वाले, वो खुद से कर पाए। तो ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा आ गई, ठीक है। यहाँ पे हम अनौपचारिक शिक्षा को रखते हैं, और औपचारिक शिक्षा में आपकी निश्चित शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, इसके अंदर आपका 1 से 5 तक आ जाएगा, 6 से 8 तक आ जाएगा, जिसको प्राथमिक स्तर की शिक्षा बोला जाता है। फिर आपका हाई स्कूल आ जाता है, इंटर आ जाता है, उसके बाद आपका उच्चतर शिक्षा आ जाती है, जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, स्नातक स्तर की बोल देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाता है आपका, PhD तक लोग करते हैं, एमफिल, PhD, नेट JRF। तो ये आपकी निश्चित है इसका, क्योंकि हर जगह आपका टाइम पीरियड है। आप क्लास 1 में अगर पास कर जाते हैं तो आप एक ही बार पढ़ेंगे, तो वो निश्चित है ना पीरियड। एक साल में आपको उतना सिलेबस पढ़ना है, हर चीज एक्यूरेट है, फिक्स है कि आपको इतना पढ़ के क्रॉस कर जाना है। पास करेंगे तो आप अगली क्लास में चले जाएंगे, फेल करके तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बाकी 1 to 5 में तो अब ऐसा भी नहीं है, 6 to 8 में भी ऐसा नहीं है, फेल नहीं कर सकते हैं आप बच्चों को। तो औपचारिक शिक्षा समझ में आ गई होगी आपको, अनौपचारिक भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक कुछ उद्देश्य भी है, महत्व भी है, तो वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। उद्देश्य क्या हो गए कि बच्चों को शिक्षा तक पहुंचाना, बच्चों को शिक्षा तक जोड़ना, कि वो औपचारिक शिक्षा की ओर बढ़ पाए। प्राथमिक शिक्षा को इसीलिए निःशुल्क रखा गया है, ताकि हर बच्चे तक औपचारिक रूप से शिक्षा पहुंच पाए। अनौपचारिक आपका हो गया कि कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे, तो उद्देश्य में आपका ये हो गया। महत्व जरूरी है ही है, दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अशिक्षित जितने कम रहेंगे उतना हमारे लिए फायदा है, और शिक्षित जितने ज्यादा होंगे वो भी हमारे लिए फायदा है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस, अंतर, हर चीज इतनी है। आपको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि औपचारिक का अंतर क्या, मतलब क्या होता है, अनौपचारिक का मतलब होता है, ठीक है। इससे ज्यादा अंदर आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। नोट्स में आपकी कुछ चीजें मैं इसमें और इंक्लूड कर दूंगा, वो आप नोट्स में पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ही बनेगा कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा स्कूली शिक्षा होती है या फिर अनिश्चित शिक्षा होती है, या फिर आपसे और भी ऑप्शंस देगा, तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्कूली शिक्षा होती है। निश्चित शिक्षा पूछ लेगा तो निश्चित शिक्षा होती है, ये हो जाएगा। दूरस्थ और मुक्त शिक्षा में क्या आ जाता है, दूरस्थ और मुक्त शिक्षा में ये है आपका, जैसे इंदिरा गांधी ओपन स्कूल हो गया आपका, मुक्त शिक्षा हो गया, इसको बोल देते हैं हम। NIOS का हो गया, NIOS द्वारा जो करवाया जाता है। तो इन चीजों को जब हम बोलते हैं तो ये दूरस्थ शिक्षा में आपका आ जाए। दूरस्थ शिक्षा के घटक में क्या है, घटक मैंने लिख रखा है, वहां पे साधन लिख रखा है, आवश्यकता लिख रखा है। घटक से मतलब ये है कि इसके अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन कौन चीजें से हैं, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं।
तो एक तो आपका हो गया पत्राचार से, एक हो गया ऑनलाइन मोड में आपका, ठीक है। फिर आपका हो गया एक वार्तालाप, जैसे हमें यूनिवर्सिटी हमें जाना तो होगा लेकिन डेली बेसिस पे हम क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, तो 3 टाइप से आपका हो जाता है। तो इसमें अंदर आपको टाइप जानने की जरूरत है। बेसिकली आपको 2-3 चीजें पता होंगी कि पत्राचार से हो जाती है, ऑनलाइन तरीके से हो जाती है, जैसे कि ऑनलाइन तो आप भी पढ़ते हैं। तो ये आपका दूरस्थ शिक्षा का ये अंदर ही आ जाएगा, यहाँ आप औपचारिक अनौपचारिक चीजें नहीं बोलेंगे, ये आपका दूरस्थ शिक्षा के अंदर ही आएगा, ठीक है। साधन में क्या हो जाता है, साधन में जैसे कि आप देख रहे हैं फोन पे, फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, बाकी चीजें हो गई आपकी, पत्र जो साधन मैंने बता ही दिया। आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता इसलिए है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी भारत में यूनिवर्सिटीज की कमी है, उसकी वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं यूनिवर्सिटीज तक, तो हमें दूरस्थ शिक्षा की जरूरत पड़ी ताकि उन लोगों तक भी शिक्षा पहुंच पाए जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर लोग शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे तो हमें शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना है। ये उद्देश्य होता है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कि यदि लोग शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लोगों को शिक्षा तक पहुंचाना, ठीक है। तभी हमें दूरस्थ शिक्षा की जरूरत पड़ी, मुक्त शिक्षा की जरूरत पड़ी। समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जब हम आते हैं तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। इसकी बात हम जब वहां समझ लिया कि शिक्षा के टाइप्स क्या हैं, चीजें क्या हैं, तब हमें ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मैंने आपको वहां बता दिया औपचारिक में आपकी प्राथमिक शिक्षा आती है। प्राथमिक शिक्षा में हम किस क्लास की बात कर लेते हैं, 1 to 5th तक बात करेंगे और 6 to 8 तक बात कर लेते हैं। तो ये आपकी प्राथमिक शिक्षा ही बोली जाती है। इसको प्राइमरी बोल देते हैं, इसको जूनियर बोल देते हैं। इसके बाद आपका हाई स्कूल चला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम समझ लिए। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है। डिवाइड इसलिए कर दिया कि भारत में पहले कौन सी शिक्षा होती थी, बाद में बदलते बदलते वो किस टाइप की अब हो गई है, मतलब कैसे किस टाइप से आज हम पढ़ रहे हैं, पहले किस टाइप से पढ़ते थे। प्राथमिक स्तर की शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत में वो शिक्षा ये आपकी 3 प्रकार से हुई है, 3 प्रकार से रही है। पहला आपका आ जाता है वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है मध्यकालीन, इसको मुस्लिम कालीन शिक्षा भी बोल देते हैं। फिर आपका आधुनिक कालीन आ जाता है। तो आधुनिक कालीन में तो हम आज हैं ही। इसमें 2 टाइप हैं आपके आधुनिक कालीन में, स्वतंत्रता के पहले की बात होती है, स्वतंत्रता के बाद की बात होती है। तो ये चीज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आधुनिक कालीन में 2 टाइप होते हैं, लेकिन इसके बाद जो लेक्चर आपका आएगा उसमें इस चीज को मैंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि स्वतंत्रता के पूर्व की भारत की शिक्षा कैसी थी और स्वतंत्रता के पश्चात की भारत की शिक्षा कैसी थी। तो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैं कंफ्यूज अभी नहीं करना चाह रहा हूँ। ये आप चीज सिर्फ आपको अगर यहाँ पता चल गया है, हिंट हो गई, ये आधुनिक कालीन में 2 चीजें आती हैं, वो अगला लेक्चर आपका पूरा इसी पे बेस्ड इसी पे है। तो मैं सिर्फ इन 2 चीजों को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा आ रही, तो वैदिक कालीन शिक्षा आपकी क्या हो जाता था कि पुराने टाइम में जब वेदों से शिक्षा दी जाती थी, और इस शिक्षा का मेन मतलब इंपॉर्टेंस क्या हो जाती थी कि ये निःशुल्क शिक्षा थी, निःशुल्क थी। इसमें आपका क्या होता था कि ये शिक्षा 5 वर्ष से स्टार्ट होती है, 12 वर्ष तक चलती थी लगभग। यहाँ पे चूड़ाकरण संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था, इन चीजों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और गुरुकुल नाम का जो स्थान होते थे, गुरु का कुल बोला जाता था, तो वहां पे बच्चे जाते थे, सीखते थे गुरु के द्वारा, वेद वहां पे पढ़ाए जाते थे। वेदों में आपका हर चीज आ जाती थी, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, हर चीज बच्चों को पढ़ाई जाती थी, और ये शिक्षा बिल्कुल ही निःशुल्क हुआ करती थी उस टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड थिंग आपकी आ जाती है मध्यकालीन शिक्षा। तो मध्यकालीन शिक्षा में आपका होता क्या था, मध्यकालीन शिक्षा में ये था, इसकी विशेषता में अगर हम बात करें तो ये शिक्षा भी आपकी निःशुल्क थी। अगर आपसे वैदिक कालीन शिक्षा में पूछा जाए क्वेश्चन के तौर पे कि वर्तमान भारतीय समाज में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा थी, तो आपसे ऑप्शन में देगा निःशुल्क, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है मध्यकालीन शिक्षा थी, सेम क्वेश्चन, वहां पे जहां मैंने बोला वैदिक कालीन, वहां आपका मध्यकालीन बोल दे, तो आपका वो भी हो जाएगा निःशुल्क। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, दोनों शिक्षा निःशुल्क। और आज भारत की भी शिक्षा निःशुल्क रखी गई है प्राथमिक स्तर की, वो किस वजह से, इन्हीं 2 वजहों की वजह से। तो यहाँ पे मध्यकालीन शिक्षा का दूसरा नाम क्या है, तो आप लिख देंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा। अगर यहाँ पे नोट करना चाहें, एक चीज आप और नोट कर सकते हैं, इसको मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो
मुस्लिमकालीन शिक्षा मध्यकालीन शिक्षा को बोल देते हैं। इसकी विशेषता क्या होगी? निःशुल्क शिक्षा होगी। व्यवस्था इसमें क्या थी? व्यवस्था ये थी कि मकतब थे, मकतब बोल दिया जाता, मदरसा बोल दिया जाता, वहां पर बच्चे पढ़ने जाते थे। और यहाँ पे भी एक संस्कार होता था, बिस्मिल संस्कार। वहां पे भी आपके 2 संस्कार होते थे कि बच्चा जब जाता था तो चूड़ा करण संस्कार होता था, हाथ में चूड़ा डाला जाता था। और फिर जब बच्चा वहां से लौट के आता था, वहां पे उपनयन संस्कार, अंदर जब जाता था पढ़ने, वहां उपनयन संस्कार वगैरह किए जाते थे आपके, ठीक है। तो ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए। वैदिक कालीन में जस्ट आपका यही पूछेगा, डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन और अलग से बना के पूछ सकता है, 1-2, कि कौन कौन से संस्कार होते, तो आप लिख सकते हैं चूड़ाकरण संस्कार और उपनयन संस्कार। किस उम्र में? तो 5 वर्ष से स्टार्ट होती थी। 5 वर्ष के पहले की जो शिक्षा होती थी वो घर पे ही होती थी, ठीक है। और 12 वर्ष के बाद की जो शिक्षा होती थी वो भी लौट के घर पे ही होती थी। तो इस तरीके से चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी पहले तो आपको 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही पता होनी चाहिए, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके अंदर फिर वेदों पे आधारित थी, निःशुल्क थी, और बाकी जो संस्कार वाली चीजें हैं वो आपके नोट्स में इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो उनको वहां से आप रट्टा मार सकते हैं, उनको रट्टा ही मारना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका आ जाता है आधुनिक कालीन शिक्षा। तो आधुनिक कालीन शिक्षा में आपका 2 भाग में डिवाइड किया, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात। तो स्वतंत्रता पूर्व में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली आपका फोकस चला जाता है 1928 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने उस टाइम निःशुल्क शिक्षा की प्रथम बात की थी। तो वो चीज जब आप अगले लेक्चर में हम जाएंगे, इसके बाद जो लेक्चर आप पढ़ेंगे उसमें इस चीज को मैंने बेसिकली बहुत बेहतरीन डिफाइन किया है, आपको वहां पे चीजें समझ में आएगी। आपको पता है ये, तो वो लेक्चर आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आधुनिक कालीन शिक्षा मैंने पहले यहाँ पे थोड़ा पढ़ रखा था। इतना सब जानने के बाद हमारा आता है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए वर्तमान योजनाएं क्या हैं। आज के टाइम पे वर्तमान योजनाएं जब हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए हैं तो वो क्या है? तो उसमें आपका एक तो आ जाता है मिड डे मील। मिड डे मील का उद्देश्य ये रखा गया था कि 15 अगस्त 1995 को जब इसको लागू किया गया, तो पहले तो ये पूरे देश में लागू प्रथम बार में नहीं की गई, ठीक है, इसको एक स्टेट में लागू किया गया। तो मिड डे मील का मतलब ये था कि नामांकन संख्या को बढ़ाना, सिर्फ इसका उद्देश्य ये था। लेकिन जब ये एक स्टेट में लागू करने के बाद ये सक्सेसफुल हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 1998 में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया, पूरे देश में लागू किया गया। बोला गया कि आपको इसके पूरे देश में लागू करना चाहिए। उसके बाद इसमें 2 चीजें और जोड़ दी गई कि बच्चों के जो कुपोषण की तरफ हम बढ़ रहे थे उसको भी यहाँ से कवर मिल गया कि यहाँ से कुपोषण को भी कवर किया जा सकता है। बच्चों को अच्छा खाना अगर हम दे ही रहे हैं तो उसको कुपोषण से जोड़ते हैं और बच्चों को पोषण पहुंचाते हैं ताकि बच्चे कुपोषित ना रहें। तो 2 चीजें यहाँ पे जोड़ देंगे, नामांकन संख्या भी बढ़ रही थी और हम दूसरा एक हमारा उद्देश्य ये भी पूरा हो रहा था कि बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, उनको पोषित होंगे तो वो और भी पढ़ने लिखें और हमारी जो यंग एज आगे जाके डेवलप होगी, क्योंकि बच्चे ही आगे जाके हमारे देश का भविष्य है जैसा कि बोला जाता है। तो अगर आज वो कुपोषित है तो आगे चल के हमारे देश की नींव खतरे में पड़ जाएगी। तो सेकेंड आपका फिर आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात की गई, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसके बारे में सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, इसका एक मोटो टैग लाइन है सर्व शिक्षा अभियान की 2012 में शुरू किया, 2001 में शुरू किया गया। इसमें मैंने 2 योजनाएं इसलिए लिख दिया कि आपको बेसिक यहाँ पे पता चल जाए। बाकी ऐसा करेंगे कि इस टॉपिक में कुछ योजनाएं हैं आपकी, 2 हैं, बाकी और भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ इसलिए लिख दी, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। लेकिन हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि आपकी यहाँ पे जो योजनाएं हैं 4 से 5 इस चैप्टर में है, और जो इसके बाद जो आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो वहां पे हम वर्तमान भारतीय प्रारंभिक शिक्षा नवीन प्रयास में, तो उसमें भी कम से कम 8 से 10 योजनाएं आपकी आ जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी सारी योजनाएं आ जाएंगी। उसमें आपका सर्व शिक्षा अभियान आ जाएगा, भारतीय शिक्षा नीति आ जाएगी, 1986 आ जाएगी, और क्रियान्वयन आ जाएगा जब 1986 को कन्वर्ट करके 1992 में चेंज किया गया। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद जो जो योजनाएं हैं आपकी, सर्व शिक्षा अभियान हो गई, कस्तूरबा गांधी योजना हो गई, इंदिरा गांधी इग्नू वगैरह हो गई आपकी, जो कि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। इन सब चीजों के बाद हम सब मिला के 12 से 13 चीजें आपकी हो जाएंगी। तो एक वीडियो सिंगल में आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर क्विक रिवीजन करना चाहें तो यहाँ पे शिक्षा का पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, सब चीजें डिफाइन की। उसके बाद प्लेटो ने जो बोला उसको भी डिफाइन किया। हमने फिर उद्देश्यों के बारे में बात की कि उद्देश्य क्या है, फिर हमने कार्यों के बारे में बात की कि कार्य क्या हो सकते हैं,
फिर हमने देखा कि शिक्षा के प्रकार क्या है। शिक्षा के प्रकार आपके औपचारिक हो गए, अनौपचारिक हो गए, दूरस्थ शिक्षा हो गई। औपचारिक में हमने जाना कि निश्चित प्रकार की शिक्षा होती है, अनौपचारिक में हमने जाना कि अनिश्चित प्रकार की शिक्षा होती है, दूरस्थ शिक्षा में हमने जाना कि ये हमें दूर मतलब घर से रह के हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी भारत की, वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई, किस किस प्रकार से हम शिक्षा लेते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा लेते थे, फिर हमने जाना कि मध्यकालीन शिक्षा हमारी आई, बीच में हम डिफाइन किए। तो आधुनिक कालीन हम आ गए, आज के टाइम की जब बात करते हैं तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्वतंत्रता के पहले की बात करते हैं, 1947 के पहले कैसी शिक्षा थी और 1947 के बाद आज की शिक्षा कैसी है। तो ये आपका अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने जाना कि प्राथमिक शिक्षा के लिए वर्तमान योजनाएं क्या है। तो आपका मिड डे मील मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया। फिर आपका आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान, जिसको 2001 में लागू किया गया। ये आपका हो गया क्विक रिवीजन। तो ये आपका लेक्चर हो जाता है पूरा। इसके बाद आपके 2 लेक्चर और बचेंगे, तो उन पे बात करते हुए इसके बाद आपका लेक्चर एक बचेगा आरंभिक पठन कौशल, और एक आपका आ जाएगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो वो भी लेक्चर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका शिक्षण कौशल का सिलेबस खत्म पूरे करना। इसके बाद हम करेंगे क्या, टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 100 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। सिर्फ सिंगल वीडियो होगा आपका, सारे टॉपिक्स में कम से कम 8 से 10-15 क्वेश्चन जितने हो सकेंगे। तो वो क्वेश्चन आपको 2 तरीके से मिलेंगे, उनको तो पहले मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, फिर मैं जो ई बुक आपके लिए तैयार हो रही है उस ई बुक में आपके सारे क्वेश्चन पहले से इंक्लूडेड होंगे, तो वो आपके पास क्वेश्चन भी पहुंच जाएंगे और हम उन पर डिस्कशन भी कर लेंगे, ताकि आपकी चीजें और अच्छी हो जाए। क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं, चाहे आप यहाँ से पढ़ें, चाहे आप कहीं से पढ़ें, चाहे आप बिल्कुल ना पढ़ें, वो क्वेश्चन आने हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, जैसे आपका यही क्वेश्चन हो गया कि शिक्षा के प्रकार क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको कोई भी कोचिंग वाला पढ़ाएगा तो बताएगा तो 3 ही 4 तो नहीं बता देगा ना, 2 बता देगा, अलग से बताएगा नहीं, चाहे आप यहाँ पढ़े चाहे आप कहीं पढ़े। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में 100% आते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं 40 से 50, तो वो क्वेश्चन तो आपको पता होने चाहिए। तो उन पे डिस्कस इस तरीके से कर लेंगे। बाकी आज की क्लास आपकी ओवर करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में नए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों सबका ख्याल रखें, और टीच मंत्रा फैमिली को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। और एक हार्टफुल रिक्वेस्ट है, सबसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से होगा ये कि आपके पास जो नोट्स है वो पहुंचते रहेंगे, और हमको भी पता लगता रहता है कि हमारी रियल ऑडियंस कितनी है जो इंटरेस्टेड है हमारे क्लासेस में सब चीज़ों में। तो उसी हिसाब से हम अपनी चीज़ें और अगले स्तर पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।